हेलो एवरीवन। माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज मैं बात करने वाला हूँ जॉन्डिस के बारे में। जनरली हेमेटोलॉजी की अगर बात की जाए तो हेमेटोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जॉन्डिस। और एक फिजियोलॉजी की अगर बात की जाए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। जनरली इस वीडियो के अंदर वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, बट पूरे के पूरे वीडियो के अंदर मैं पूरे के पूरे जो जॉन्डिस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा यार। और कोशिश क्या करूँगा, पूरे जॉन्डिस को ख़त्म करूँगा यार। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब वीडियो बड़ा बनता है तो उसमें देखने में थोड़ी मुश्किलें होती है, दिक्कतें होती है। इसलिए मैं चाहूँ तो वीडियो को स्प्लिट भी कर सकता हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकता हूँ। बट यार वो जो फ्लो की अगर बात करूँ ना, तो वो फ्लो में मज़ा नहीं आता फिर यार। क्योंकि एक अगर टॉपिक स्टार्ट कर दिया ना तो फिर टॉपिक को यार ख़त्म करना ही है यार। अरे यार, डरना किसका। अगर टॉपिक जॉन्डिस टॉपिक उठा लिया तो जाहिर सी बात है यार, जॉन्डिस टॉपिक को ख़त्म करना ही है। हम क्या करते हैं जनरली, मैं दो टॉपिक की वीडियो भी बना सकता था इस जॉन्डिस को। बट अगर दो टॉपिक की अगर वीडियो बना लेता तो मान लो एक टॉपिक तो आपने देख लिया, एक वीडियो तो देख ली जॉन्डिस की, आधा देखा ही नहीं। तो अगर आधा ही, तो दिमाग में क्या है, आधा ही रहेगा। और फिर नंबर भी आधे के हिसाब से आएंगे हमारे। और जैसे जॉन्डिस का कोई एक वीडियो देख लिया, जॉन्डिस का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो कोई पीजी की अगर बात करो तो पीजी के अंदर ही क्वेश्चन आ गया। तो यार जॉन्डिस पढ़ा तो था पर ये क्वेश्चन आ गया कहाँ से गया। अरे भाई, तूने पूरा पढ़ा था क्या जॉन्डिस? नहीं पढ़ा था ना। तो कहने का मतलब ये है कि जॉन्डिस की अगर मैं बात करूँ ना, तो पूरा का पूरा जो जॉन्डिस है वो समझाने की कोशिश करूँगा यार इस वीडियो के अंदर। तो आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे, जॉन्डिस के बारे में। तो जॉन्डिस होता क्या है? Jaundice is a condition in which a pale color of skin, yellow sclera, mucous membrane of mouth and nose, dark color of urine, yellowish palm and shoal। मतलब अगर मैं बोलूँ तो जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा स्किन पीला पड़ जाता है, हमारी आई की स्क्लेरा वाली जो पार्ट होता है वह पीली पड़ जाती है, और हमारे जो पाल्म होते हैं, हमारे सोल होते हैं, ये सारे पीले पड़ने लगते हैं। करेक्ट। ये तो हुई हमारी जॉन्डिस की डेफिनेशन के बारे में बात। अब मैं बात करूंगा कि जॉन्डिस की डेफिनेशन के बारे में। मैंने बोला कि इसके अंदर जो हमारी स्किन हुई, हमारी स्क्लेरा की, आई की स्क्लेरा हुई, और जो सोल हुए, पाल्म हुए, सारे के सारे पीले पड़ने लग जाते हैं जनरली। करेक्ट। उसके बाद में दूसरी बात ये है, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करता हूँ। तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो वही सेम है साइन एंड सिम्टम्स भी, कि पेल येलो ऑफ स्किन हो गया, कि स्किन है वो पीली कलर की पड़ जाती है। येलो इस स्क्लेरा, जो हमारी जो आई है उसकी जो स्क्लेरा वाली जो स्क्लेरा है, जो बाहर वाली जो लेयर है जनरली, वो पीली पड़ जाती है। क्योंकि तीन तरह की लेयर होती है जनरली आई के अंदर, स्क्लेरा सबसे बाहर की तरफ, बीच में कोरोइड, और अंदर की तरफ रेटिना। वो आप मेरे सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस पर भी आई का पूरा जो वीडियो बना रखा है उस पर मैंने ढंग से समझा रखा है कि आई के बारे में सारा का सारा, तो वहाँ से देख सकते हो आप। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी माउथ एंड नोज़ है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी पीली पड़ जाती है। डार्क कलर हो जाता है हमारे यूरिन का, और जो हमारे पाल्म और जो सोल है वो भी पीले पड़ जाते हैं, येलो कलर हो जाता है। ये तो हुई हमारे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात। अब मैं बात करूंगा कॉजेज़ के बारे में। तो कोज भी तीन तरह से होता है। फर्स्ट कोज है हीमोलाइसिस, सेकंड है इन्फेक्शन, थर्ड अपन बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। एक एक को समझूंगा। हीमोलाइसिस की अगर बात करूं तो हीमोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ स्पेन होती है, जो आरबीसी होती है, उसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 डे के समथिंग होती है। मतलब 100 से 120 दिन के लगभग होती है। मतलब वो अपनी जब पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में उसका हीमोलाइसिस होता है, उसका डिग्रेडेशन होता है। और जब हमारी आरबीसी का डिग्रेडेशन होता है तो दो तरह के पार्ट में डिवाइड होती है। एक हीम में डिवाइड होगी, दूसरा ग्लोबिन पे डिवाइड होती है।
ग्लोब्यूल्स है, ये तो एक तरह का प्रोटीन का टाइप है जो फर्दर डिवाइड होके हमारे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। बट अगर हीम की बात करूं तो जो हीम होता है, एक्सेस अमाउंट में जब हीम हो जाता है तो वो फिर बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है वो एक ऑक्सीजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ये जहां पे भी शब्द दिख जाए इसका मतलब ये है कि एंजाइम प्रेजेंट है यार। करेक्ट। तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है जनरली, जिसके प्रेजेंस में जो हीम है वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कहाँ से बोल रहे हैं यार, ये सारी चीजें बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, मैकेनिज्म पढ़ूंगा अभी कुछ मिनटों बाद। तो उस मैकेनिज्म के अंदर सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा यार यहाँ पे। तो जो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो बिलीवर्डिन होता है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से? एक बिलीवर्डिन रिडक्टेंट के प्रेजेंस में, मतलब रिडक्शन होता है फिर उस वहाँ पे। फिर वो बिलिरुबिन होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, वो क्या करता है हमारे सीरम एल्बुमिन के साथ बाइंड होके हमारे लिवर के अंदर एंटर कर जाता है। और लिवर के अंदर जैसे ही एंटर करता है फिर वो अनकंजुगेटेड बाइलिरुबिन्स होता है, वो एक कंजुगेटेड ग्लूकोनिक एसिड के साथ मिलके बाइंड होके एक एक मेडिएटेड एंजाइम्स एक होता है यूरिडाइनिक डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूडीपी जीटीएस बोला जाता है। उसके प्रेजेंस में वो एक बिलिरुबिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे पहले जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है वो हमारे लिवर के अंदर ही बनता है। बाहर जो बिलिरुबिन था वो अनकंजुगेटेड था, बट लिवर के अंदर जो बिलिरुबिन बनेगा ना, अब की बार वो कंजुगेटेड बनेगा यार। और जो बिलिरुबिन है वो हमारी बाइलरी सिस्टम के द्वारा वो हमारे यूरिक इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मेशन कर लेता है यूरोबिलिनोजन का। और यूरोबिलिनोजन का फॉर्मेशन करने के बाद वो हमारे दो तरह से डिवाइड होता है। एक यूरोबिलिन का फॉर्मेशन करता है और एक सेकंड स्ट्रोबिलिन का फॉर्मेशन करता है। 80 से अगर 90% की अगर बात करो, 80 से 90% की अगर बात करो ना, तो वो तो एक स्टेरो कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो स्टेरोबिलिन फीसेस में जाके कन्वर्ट हो जाता है, फीसेस के अंदर चला जाता है। जबकि जो 10% जो यूरोबिलिनोजन बना वो यूरिन के अंदर चला जाता है। मतलब ऐसा बोलूं सिंपल तरीके में कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारी किडनी के अंदर, यूरिन। वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैकेनिज्म के अंदर, बस यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो मैं बताना क्या चाहता था, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब है कि ब्रेकडाउन होना, हमारा आरबीसी का ब्रेकडाउन होना। उसके बाद में सेकंड में बात करता हूँ इन्फेक्शन। मान लो हमारे लिवर के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वो, कहने का मतलब कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कहने का मतलब ये है कि जो बिलिरुबिन है वो नहीं बन पाएगा। करेक्ट। तो जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हो जाएगी, मैं बताऊंगा अभी मैकेनिज्म के अंदर, बस यहाँ पे समझ लेता हूँ। उसके बाद में थर्ड है ऑब्स्ट्रक्शन। अब जानते हैं ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इस ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखना तो क्या है, सुनना ही है, मेन तो इम्पोर्टेंट है सुनना। तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कहीं ना कहीं रुकावट हो जाना। मैंने क्या कहा? ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं रुकावट हो जाना। अब रुकावट कैसे आ सकती है? या तो मान लो हमारे लिवर में या हमारे जो पेनक्रियाज की अगर बात करूं उसके पास ट्यूमर हो जाए। मैंने क्या कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं रुकावट आ जाना। अब रुकावट कहाँ कहाँ आ सकती है? या तो मैं हमारे लिवर के अंदर भी रुकावट आ सकती है, हमारे पेनक्रियाज के अंदर भी रुकावट आ सकती है, और इनके अंदर क्या है कि मान लो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए, ट्यूमर हो सकता है। करेक्ट, इनके अंदर ट्यूमर हो सकता है ना यार, पेनक्रियाज और लिवर के अंदर। एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, सही से समझ में आएगा। और इसको मैं डायग्राम से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे लिवर है और ये हमारा गॉल ब्लैडर है और ये हमारा पेनक्रियाज है। ये हमारी कॉमन हिपेटिक डक्ट है और ये हमारी सिस्टिक डक्ट है और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है और ये राइट हिपेटिक डक्ट। अगर मान लो इस सिस्टिक डक्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, करेक्ट, या इस सिस्टिक डक्ट के अंदर मैं मानूं कि कोई भी किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि रुकावट आ गई। अब भाई रुकावट आ गई तो जो रुकावट है, रुकावट कैसे आई? यार मैंने अभी अभी कहा या तो लिवर के अंदर ट्यूमर हो जाए,
अगर लिवर के अंदर ट्यूमर हो गया तो जाहिर सी बात है कि जिसकी वजह से जो हमारा जो बिलिरुबिन बनता है, जो इसके अंदर जो बिलिरुबिन का पहली बार जो फॉर्मेशन होता है ना, मैकेनिज्म मैं बताऊंगा अभी। फर्स्ट टाइम जो बिलिरुबिन, जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? हमारे लिवर के अंदर। तो जो बिलिरुबिन का जो फॉर्मेशन, अगर इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब ट्यूमर हो गया ना इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि जो बिलिरुबिन जो फॉर्म होगा ना इंटेस्टाइन में वो, अब देखो मान लो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से अब यहाँ से जो बिलिरुबिन बनाया, अब ये जो बिलिरुबिन है ये हमारे, देखो हमारे कॉमन हिपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट से हमारे कॉमन हिपेटिक डक्ट में जाएगा और उसके बाद में ड्यूडेनम में ओपन होगा और ड्यूडेनम से हमारी फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, क्योंकि ड्यूडेनम किसका पार्ट है यार? इंटेस्टाइन का है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो जब ये यहाँ से ही ब्लॉक हो गया, मान लो ये यहाँ से ब्लॉक हो गया, तो फिर भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर तो बिलिरुबिन नहीं आ पा रहा। मान लो पेनक्रियाज के अंदर गोल ब्लैडर हो गया, ये ट्यूमर हो गया पेनक्रियाज के अंदर, तो जिसकी वजह से भी जो यहाँ से भी बिलिरुबिन नहीं जा रहा, तो जो बिलिरुबिन है वो बिलिरुबिन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण वो वापिस हमारे ब्लड, वो वापिस हमारे ब्लड, मतलब कहने का मतलब वापिस रिटर्न हो जाता है, और जिसके कारण हमारे ब्लड के अंदर वापिस रिटर्न हो जाता है, मतलब वो ट्रांसफर नहीं हो पाता नीचे, और वापिस वो रिटर्न हो जाता है दोबारा, जिसके कारण जॉन्डिस होने के चांस हो जाते हैं। करेक्ट, ये होता है हमारे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये कॉजेज के बारे में बात हो गई। अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं। 3 तरह के टाइप है। प्री हिपेटिक, मतलब हमारे लिवर से पहले जो हुआ जो टाइप है। एक हिपेटिक जो लिवर के अंदर हो रहा है, एक पोस्ट हिपेटिक जो लिवर के बाहर हो रहा है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोला जाता है। प्री हिपेटिक जो लिवर से पहले हो रहा है, इसके अंदर 3 तरह के कंडीशन हो जाती है, या तो हेमोलाइसिस ड्रग, या सिकल सेल एनीमिया, या सेप्टिमिया। हीमोलाइसिस अभी अभी मैंने समझाया कि आरबीसी है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता। और सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करूं तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमारी जो आरबीसी है वो सिकल शेप की हो जाती है जनरली। बीटा चेन, 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन हीमोग्लोबिन से उस पर अफेक्टेड होता है जनरली। और म्यूटेशन जब पढ़ा जाता है तो म्यूटेशन के अंदर ये जनरली अपन पढ़ते हैं सारी चीज़ें, कि 2 तरह के म्यूटेशन होते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। जब हम नीट की प्रिपरेशन करके आते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसका एग्जाम्पल है, तो फिर वहाँ पे अपन को बताना है कि ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। करेक्ट। अब जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो बहुत फेटल होता है, बहुत नुकसानदायक होता है, वो सारी चीज़ें अपन वहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं म्यूटेशन का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। किस पे? हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए आप और वहाँ से देखिए कि जो म्यूटेशन की अगर बात करूँ तो म्यूटेशन पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस है वो मैंने समझा रखा है। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेप्टिमिया। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी किसी भी तरह के फैगोसाइटिक की अगर बात करूँ, ये सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। हेपेटाइटिस की अगर बात करूँ तो इसके अंदर 4 तरह की कंडीशन हो जाती है, इन्फेक्शन, ट्यूमर, सिरोसिस और गिलबर्ट सिंड्रोम। इन्फेक्शन की अगर बात करूँ तो इन्फेक्शन के अंदर अभी अभी मैंने कहा कि जो इन्फेक्शन हो जाता है अगर हमारे लिवर के अंदर, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है उसका जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। तो इसके अंदर क्या है, हिपेटिक वायरस ए और हिपेटिक वायरस बी, जो HAV HBV लिखा है ना मैंने, ये एच का मतलब है हिपेटिक, ए का मतलब है ए और वी का मतलब है वायरस। हिपेटिक वायरस ए और हिपेटिक वायरस बी। सेकेंड है ट्यूमर कंडीशन हो जाना, ट्यूमर हो जाता है तो मान लो अगर ट्यूमर, जैसे मान लो ये हमारी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, मान लो समझाता हूँ आपको। अगर मान लो ये ट्यूमर हुआ है, अगर ये ट्यूमर हुआ है यहाँ पे, तो ये अगर इसके अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो बाइल यहाँ पे जो लिवर के अंदर जो बिलिरुबिन बन रहा था, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, सबसे पहले मैं बताऊंगा मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे, तो वो वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जनरली नहीं जा पाएगा जनरली, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। थर्ड है सिरोसिस। सिरोसिस अपन को सबको पता है कि लिवर डैमेज हो जाती है जनरली इसके अंदर, जब कोई भी किसी भी तरह का पर्सन है। जनरली मैं आगे पढ़ूंगा इसी वीडियो के अंदर कि प्रिवेंशन के अंदर जॉन्डिस के जो प्रिवेंशन है उसके अंदर 3 तरह के प्रिवेंशन पढ़ूंगा मैं। सबसे जो पहला प्रिवेंशन है वो ये अवॉइड अल्कोहल। इसके अंदर जॉन्डिस कंडीशन के अंदर जो अल्कोहल होता है उसको अवॉइड करना पड़ता है। अगर मान लो कोई पेशेंट है, अगर वो फिर भी अल्कोहल ले रहा है, करेक्ट,
अगर जॉन्डिस हो रहा है उसके फिर भी अल्कोहल ले रहा है मान लो, तो उसके बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार जो सीरोसिस कंडीशन की अगर बात करूँ तो इसके अंदर जो हमारी लिवर है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, लिवर काम ही नहीं कर पाती। अगर लिवर काम नहीं कर पाएगी जिसकी वजह से जो हमारी जो जॉन्डिस होने के चांस बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सीरियस कंडीशन हो जाएगी पेशेंट की। तो वो चीज़ें उसको अवॉइड करनी पड़ती है। जनरली प्रिवेंशन के अंदर देखते हैं अपन ये सारी चीज़ें। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि गिलबर्ट सिंड्रोम। जानते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम क्या है? अगर मान लो किसी भी तरह का हमारी जो लिवर है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया, सिरोसिस हो गया, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है अगर उसका प्रोडक्शन नहीं होता, जिसको अपन बोलते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है तो आप क्या जवाब दोगे उसको? आप ये बोलना कि गिलबर्ट सिंड्रोम के अंदर अगर मान लो हमारे लिवर है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई ट्यूमर हो जाता है, कोई सिरोसिस कंडीशन हो जाती है, कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन हो जाए अगर, जिसके कारण हमारे बिलोरुबिन का फॉर्मेशन नहीं होता, अगर बिलोरुबिन का फॉर्मेशन नहीं होता जिसके कारण, कहने का मतलब ये है कि गिलबर्ट सिंड्रोम हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्शन। पोस्ट हेपेटिक का मतलब है कि लिवर के बाद में ये जो सारी कंडीशन है, मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर, ये पैनक्रियाज के अंदर सारी इनके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे गॉल स्टोन हो रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर हो रहा है, क्योंकि यार ये लिवर से बाहर हो गया ना, इसके इन्फेक्शन हो रहा है। क्योंकि हेपेटिक के अंदर जो सारे के सारे इन्फेक्शन थे वो लिवर के अंदर से रिलेटेड थे, और जो प्री हेपेटिक मतलब लिवर से पहले जो इन्फेक्शन हो रहे थे जनरली हमारे ब्लड के अंदर हो रहे थे, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी कि हेमोलाइसिस आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो लीवर के अंदर थोड़ी हो रहा है यार ये सारी चीज़ें, ये तो पहले हो रही है ना यार लिवर से। और हेपेटाइटिस के अंदर जितने भी ये सारी चीज़ें हैं जो टाइप हैं वो अपन ने पढ़ा लीवर के अंदर। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ पोस्ट हिपेटिक, इसके अंदर सारे के सारे जो इन्फेक्शन है वो लीवर से बाहर की तरफ होते हैं। मतलब गाल स्टोन हुआ तो ये गाल ब्लैडर के अंदर हुआ, मान लो गाल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोरेज करता है हमारे फूड मटेरियल को। तो अगर गाल स्टोन की अगर बात करूँ तो इसके अंदर क्या है कि जो फूड मटेरियल्स है हमारे जो गॉल ब्लैडर के अंदर, इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, तो उस वो हाँ स्टोर नहीं हो पाएगा। जनरली होता क्या है, गॉल स्टोन हो जाता है जब पेशेंट के अंदर, तो हम जनरली अगर बात की जाए गॉल स्टोन की, तो इसके अंदर जब जो मतलब पथरी हो जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्त की थैली है हमारी गॉल ब्लैडर को अगर हिंदी में बोला जाए तो पित्त की थैली बोला जाता है जनरली। तो इस गॉल ब्लैडर के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण हमारा ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और उस ऑपरेशन के अंदर एक ही जुगाड़ है उसका कि गॉल ब्लैडर को ही रिमूव किया जाता है। गॉल ब्लैडर को जब रिमूव कर दिया जाता है तो कंडीशन क्या होती है कि गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, हमारे फूड मटेरियल को फूड को स्टोर करके रखता है। अब जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है पेशेंट के, तो फिर वो जो पेशेंट होता है उसको बार बार भूख लगती है, मतलब हर 1 घंटे के बाद में उसको कुछ ना कुछ चाहिए तो चाहिए जैसे यार। क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो फूड मटेरियल है वो तो स्टोर हो ही नहीं रहा। जब फूड मटेरियल स्टोर हो ही नहीं रहा तो जाहिर सी बात है उसको बार बार खाना पड़ेगा यार। करेक्ट, अगर नहीं खाएगा तो दिक्कत होगी और अदर इन्फेक्शन होंगे और अदर कुछ प्रॉब्लम होगी हमारे बॉडी के अंदर। करेक्ट, तो डॉक्टर भी यही एडवाइस देते हैं जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ट्यूमर के बारे में बात करूँ। ट्यूमर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मान लो ये हमारा पेनक्रियाज है, डायग्राम से बता देता हूँ आपको समझ में आएगा, तो इस डायग्राम से समझा देता हूँ ढंग से समझ में आएगा। ट्यूमर अगर हेड, ये हमारा पेनक्रियाज है इसका, ये अगर इसके अंदर इसका हेड के अंदर यहाँ पे ये अनसिनेट प्रोसेस है पेनक्रियाज का, ये हेड है, यहाँ पे नेक है, ये हेड है, नेक, जनरली हेड है, बॉडी है, नेक है, टेल है, सारी चीज़ें। तो पेनक्रियाज का भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो पेनक्रियाज थोड़ा लंबा टॉपिक था इसलिए मैंने उसको 2 तरह के वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था पूरे पेनक्रियाज को। तो वहाँ पे मैंने सारी सारी चीज़ें समझा रखी है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा हेड के बारे में बात बात कर रखी है, हेड केज बॉर्डर, उसके सरफेस, उसके प्रोसेस, सारी चीज़ें बता रखी है। तो आप मेरे एब्डोमिनल प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पेनक्रियाज अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो जनरली आप। तो वहाँ पे मैंने बता रखा है कि कौन सा पोर्शन है वो हेड है, कौन सा नेक है, कौन सा बॉडी है, कौन सा टेल है। सेकंड वीडियो के अंदर बॉडी, टेल और इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस, नेक के बारे में, सबके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो मैं यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी चीज़ें समझा रखी है यार।
फिर उसके बाद में ये जो ट्यूमर हो जाता है, अगर मान लो अनसिनेट प्रोसेस पे, यहाँ पे ये अनसिनेट प्रोसेस है, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया ढंग से। तो अगर यहाँ पे जो ट्यूमर हो जाता है जिसके कारण ये हमारे जो ट्यूमर हो गया अगर इस हेड ऑफ पेनक्रियाज पे, यहाँ पे अनसिनेट प्रोसेस के यहाँ पे, जिसके कारण भी हमारे जो जॉन्डिस होने के चांस होते हैं पेशेंट के अंदर। दूसरी बात ये है कि जो डुडेनल पेपिला है, डुडेनम का, जब मैंने डुडेनम का भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सारे समझा रखे हैं मैंने यार। सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं यार, पहले ही बोल देता हूँ, पूछा जाता है जनरली, तो देख लेना, इसका भी सेपरेट वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट पर जाके। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि, और या फिर मैं इन सभी के जो वीडियो है इन सभी के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। उसके बाद में ये जो यहाँ पे अगर मान लो ये मेजर पेपिला है ड्यूडेनम का, अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन होगा जिसके कारण भी कहने का मतलब ये है कि रुकावट आ जाती है, मतलब जो बिलिरुबिन है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा पाता है, जिसके कारण सारी चीज़ें हैं वो रुकावट आ जाती है, तो जिसके कारण भी जॉन्डिस होने के चांस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बात करी कि इसके डिफिनेशंस, इसके साइन एंड सिम्टम्स, कोज टाइप, सारी चीज़ें अपन बात करी। अब मैं बात करने वाला हूँ मैकेनिज्म के बारे में, फिर मैं बात करूँगा डायग्नोस्टिक के बारे में, फिर मैं बात करूँगा प्रिवेंशन के बारे में, और लास्ट एंड फाइनल मैं बात करूँगा ट्रीटमेंट के बारे में। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, देखते रहिए। तो आगे बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो मैं बात कर रहा था कि जो मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, बस यहाँ पे फटाक से मैं स्पीडली पकड़ लेता हूँ और चीज़ें समझा देता हूँ। हमारी जो आरबीसी है उसकी लाइफ स्पेन होती है 120 दिन, 100 से 120 दिन। उसके बाद में उसके अंदर हिमोलाइसिस जब कंप्लीट कर देती है अपनी लाइफ साइकिल, उसके बाद में उसके अंदर हिमोलाइसिस होता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है आरबीसी का। और ब्रेक डाउन हमारे जो न्यूट्रोफिल्स, और ब्रेक डाउन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, हमारे न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेज सेल्स होते हैं जनरली, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके ब्रेक डाउन के लिए। और उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जैसे ये जो फिर ये दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ग्लोबिन और हिम में। ग्लोबिन से एक तरह का प्रोटीन टाइप है जो अमीनो एसिड में टूट जाता है फर्दर। उसके बाद में जो हीम की अगर बात करूँ तो हीम के अंदर हीम बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऑक्सीजनस एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। फिर ये जो बिलिरुबिन होता है ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर एक बिलिरुबिन रिडक्टेंट एक रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसके प्रेजेंस में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। फिर ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारे सीरम एल्यूमिनियम के साथ अटैच होके उसके साथ रिएक्शन करके ये हमारे लिवर के अंदर चला जाता है। और फिर लिवर के अंदर जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो कंजुगेटेड ग्लूकोनिक एसिड के साथ बाइंड होके वो बाइंड हो जाता है और एक बिलिरुबिन का फॉर्मेशन, कंजुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्मेशन कर देता है एक एंजाइम के प्रेजेंस में, दैट कैन बी यूरोडाइनिक डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यूडीपी जीएटीएस के प्रेजेंस में। ये हमारे फिर ये हमारी जो बाइलरी सिस्टम के द्वारा, बाइलरी सिस्टम के द्वारा ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है बिलिरुबिन। तो सबसे पहले जो बिलिरुबिन कहाँ बना, हमारे लिवर के अंदर बनता है। और ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, क्योंकि बाहर की तरफ जो बिलिरुबिन था वो अनकंजुगेटेड था, लिवर के अंदर जो फर्स्ट टाइम बनता है वो बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो हमारे बाइलरी सिस्टम के द्वारा ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यूरी बिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, कुछ पैथोजन के प्रेजेंस में। फिर ये यूरोबिलिनोजन से वो यूरोबिलिन बिलिन और एक स्टेरोबिलिन का फॉर्मेशन करता है। स्टेरोबिलिन से 80 to 90% होता है जो फर्दर हमारे फेसेस के अंदर चला जाता है, और जो यूरोबिलिन है वो यूरिन के अंदर चला जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है यूरिन किडनी के अंदर और यूरिन के फॉर्म में। ये जो स्टेरोबिलिन जो बनता है ये हमारे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, रिएक्शन के प्रेजेंस में जनरली बन जाता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जनरली वो बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो फिसेस और जो यूरिन से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये जो फिसेस है ये हमारे यूरिन से बाहर नहीं निकल पाएगा, या फिर मैं ऐसा बोलूँ ना यार कि मान लो कि उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगी देखने में, तो इसको मैं स्पीडली पकड़ देता हूँ। चीज़ें वैसे मैंने समझा तो ही दी है, बट यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें बताऊँगा, शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डायग्नोस्टिक की। अगर बात करूँ तो डायग्नोस्टिक के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, स्टूल टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है। अगर ब्लड टेस्ट की अगर बात करूँ तो बिलिरुबिन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 1 mg पर DL होता है, लीटर होता है।
अगर मान लो कि 2 से 3 mg/dl से अगर ज़्यादा हो जाए अगर इसके चांस, तो जॉन्डिस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो बिलिरुबिन का जो लेवल होता है ना, वो तो 1 mg/लीटर होगा। बट अगर 2 से 3 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस के चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लड टेस्ट की अगर बात करूँ तो ब्लड टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। यूरिन टेस्ट किया जाता है क्योंकि यूरिन है यहाँ पे बन रहा है, इसलिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। स्टूल टेस्ट किया जाता है क्योंकि फिजिक्स में ही हो जाता है। अल्ट्रासाउंड हो जाता है, जनरली अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। प्रिवेंशन की अगर बात करूँ तो वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी कि अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले बता दिया है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हेल्दी वेट होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, और वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी है उसको मैंने ऑलरेडी इधर समझा दिया है। डोंट शेयर ड्रग्स इंजेक्शन ऑफ, ये कोई भी किसी भी तरह के जो ड्रग्स और जो इंजेक्शन है वो इसके अंदर शेयर नहीं करने। जैसे कोई भी किसी भी तरह की हीरोइन, जो मॉर्फिन होता है, वो ऐसे जो ड्रग्स हैं वो शेयर नहीं करना। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर बात की जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई इजी मेथड नहीं है। लगने पे ऐसा ही लग रहा होगा आपको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इजी मेथड है, इजी मेथड नहीं है। ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर बात करूँ तो ये न्यूनटन जॉन्डिस होता है, जो बच्चों के अंदर जो जॉन्डिस होता है उनके अंदर जनरली पढ़ा जाता है। वहाँ पे जनरली अपन पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उनके अंदर। जब बच्चों के अंदर जो जॉन्डिस हो जाता है तो वहाँ पे हम ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी की बात की जाए। सर्जरी के केस की अगर बात करूँ तो सर्जरी, जैसे मान लो गोल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो सर्जरी से उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑपरेशन करके उसको रिमूव करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे लीवर के अंदर सिरोसिस हो गया मान लो, तो फिर लीवर के अंदर उसको सर्जरी से सही किया करना पड़ेगा। फिर मान लो कि पेनक्रियाज के अंदर ट्यूमर हो गया तो उसको भी सर्जरी से रिमूव किया, सर्जरी से उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो कहने का मतलब ही उसको रिमूव किया जाएगा ट्रीटमेंट। ट्यूमर क्या है यार, एक मास है जनरली, एक मास बन जाता है, मतलब एक तरह की गांठ बन जाती है जनरली। बहुत सारे तरह के जो सेल्स है ना आपस में इकट्ठा होके एक मतलब एक मोटी गांठ बना देते हैं, उसको बोला जाता है ट्यूमर। करेक्ट। तो वो जो ट्यूमर बढ़ जाता है जनरली, तो अपन ने जब पढ़ते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसा क्यों है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर सबसे खतरनाक क्यों है, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर वो एक अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक तो जो कहने का मतलब है स्प्रेड कर जाता है। जबकि जो नॉर्मली जो ट्यूमर होते हैं वो अपनी जगह से पोजीशन से स्प्रेड नहीं कर पाते, बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक जगह से दूसरी जगह भी इन्फेक्शन कर देता है, मतलब इसलिए वो खतरनाक है। मतलब वो अगर मान लो हमारे पेनक्रियाज के अंदर एक जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ मान लो, एग्जाम्पल मान लो मैं बता रहा हूँ, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, वो पूरे पूरे पेनक्रियाज से एक रीजन से दूसरे पूरे 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 पेनक्रियाज को खत्म कर देगा, मतलब खराब कर देगा यार। तो वो खतरनाक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में बस सिंपल ट्यूमर्स की बात करूँगा यहाँ पे। वो सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊँगा बाद में। अभी मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो बस इतना सफिशिएंट है। मेडिकेशन की अगर बात करूं तो कोई भी किसी भी तरह का अगर मान लो इन्फेक्शन हो गया, लिवर के अंदर इन्फेक्शन हो गया, गल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो गया, पेनक्रियाज के अंदर इन्फेक्शन हो गया, सिस्टिक डक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो कोई मेडिसिन ले ली, कोई मेडिसिन से अपन सही हो गए, ट्रीटमेंट करवा लिया, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। फोटोथेरेपी की अगर बात करूँ तो फोटोथेरेपी अपन न्यूनेंटल केस केस के अंदर ही होता है जनरली, ये बच्चों के अंदर ही लिया जाता है। ये कोई इसके अंदर कोई इन्फेक्टेड नहीं होता ज़्यादा, और ये बच्चों को जनरली कुछ स्किन है उसकी वो ऑब्जर्व होती है, वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं, वो डीपली देखना पड़ेगा। बस यहाँ पे इतना, ये जो नाम है जो ट्रीटमेंट है ये अपन को याद होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करूँ तो इस जो जॉन्डिस के अंदर मैंने बात करी कि डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, कोज टाइप, और उसके जो मैकेनिज्म, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट सारे के बारे में बात करूँ। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया है होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो जनरली। तो थैंक यू।